हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपका फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है पूरा का पूरा। ये आपका आज का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन, कि ब्रेन में क्या फंक्शन करता है, क्या याद रखना है, इजी चीज़ है, और हार्मोन्स क्या होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पहला पार्ट पूरा का पूरा आपका था, ये पूरा पार्ट कवर हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल तरीके से हमने कवर किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो अब इसमें क्या पढ़ना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहली चीज़ कि देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो चीज़ें होती है, एक CNS होता है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, और एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे PNS के नाम से जाना जाता है। तो पहली चीज़ ये पता हो जानी चाहिए, जो हमारा मेन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, पहला ब्रेन होता है, और क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनसे पूरी नर्व्स फैली होती हैं, तो उसे बोला जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो क्रेनियल नर्व है जो ब्रेन से निकलती है, उसे क्रेनियल नर्व बोला जाता है, और जो स्पाइनल नर्व है यानी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो हम सीधा पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन ब्रेन क्या है। तो आप जैसे एक कंप्यूटर होता है ना, CPU वगैरह, उसका कमांड सेंटर होता है, ऐसे कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, जो पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ना, वो क्या होता है, आपका ब्रेन। और ये ऑर्गन होता है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करके टिश्यू कर दूं, तो यानी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, ये एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये कमांड भी देता है और ये साथ में कंट्रोल भी करता है। ठीक, दूसरा, लोकेटेड इनसाइड द स्कल, जाहिर सी बात है, ये देखो, ये पूरा स्कल ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, ये ना, ये बात तो सभी को पता है कि इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी खोपड़ी है, तो इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं स्कल। तो स्कल के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्टेड बाय अ बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। तो पूरा इसका जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। ठीक, चलिए, ये हो गई। अब आते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है ना। तो ये देखो, द ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन है, उनको बोलते हैं मीनिंजेस। 3 ब्रेन पूरा, जैसे मैं एग्जांपल आपको हल्का सा बनाऊँ फिर मिटा दूंगा। देखिए, मैं आधा बनाता हूँ, पूरा नहीं। ये मैंने बना दिया आपका स्कल, ये मैंने स्कल बना दिया। यहाँ पे अलग अलग 3 टाइप की लेयर होती है। मैंने मान लिया ये जो है ना, ये बाहर की लेयर होती है जो आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद फिर एक अंदर की, फिर से यहाँ पे एक लेयर होती है। ठीक, तो इसे बोला जाता है ड्यूरामीटर, इसे बीच वाले को बोला जाता है एरेकिनॉइड, और एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको मैं शो करूं अंदर वाले पे, तो ये ऐसे इस तरीके से ऐसे एक लेयर होती है, जिसे पायामीटर बोला जाता है। और यहाँ पे आपका फोरब्रेन यानी सेरिब्रम यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से पूरी कहानी होती है। फिर अगली चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे देखो, यहीं पे यहाँ ये जो मैंने लाल लाल बना रहा हूँ, इसे बोला जाता है CSF। ये याद रखिएगा, CSF सेरेब्रल सेरिब्रो ना, या कई बार सेरेब्रल बोला जाता है, स्पाइनल फ्लूइड। यानी ये एक आपको ये याद रखना है कि ये एक फ्लूइड होता है। अब फ्लूइड का काम क्या होता है, देखो आपके सिलेबस में है नहीं पूरा, लेकिन इसलिए तो स्पेस में क्या होता है, एक फ्लूइड, आपको खाली इतना याद रखना है, फ्लूइड होता है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में है तो इसे बोला जाता है CSF। ठीक, CSF ये क्या करता है, ये फ्लूइड प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, जो शॉक वगैरह लगता है उससे प्रोटेक्ट करता है। ये लिक्विड होता है, पहली चीज़। अब आते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो हमने कहा कि जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक फ्रंट ब्रेन होता है, फोर ब्रेन, एक मिडल और एक हाइंड यानी बैक ब्रेन, 3 होते हैं। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे दिखा रहा होगा, है ना, कौन कौन से पार्ट होते हैं, अभी आपको जो पता चल जाएगा। देखिए, तो मैं यहाँ पे पार्ट पहले लिख देता हूँ। ये जो आपका, इसमें जो आपके काम के हैं, इसमें आपको मिलेगा सेरिब्रम, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आएगा सेरिब्रम। इसके मिड वाले पार्ट का कोई नाम होता नहीं है, सीधा मिड पार्ट हम लोग बोल देते हैं। और लास्ट में इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पोन्स, एक होता है आपका मेडुला या सेरिबेरम, ये बोल देता हूँ सेरिबेलम। अब ये आपको याद रखना, कन्फ्यूज़न देखो यहीं पे क्रिएट होगा। एक सेरिब्रम है जिसमें R आता है ना, R। और देखो फोर ब्रेन में भी क्या आ रहा है, R, तो आपको ऐसे याद रखना है। इसमें आता है सेरिबेलम, L आता है। ठीक, और ये लास्ट में आता है आपका मेडुला। तो कई बार मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं, ये मेडुला होता है। तो आपको ये है, तो फिगर में पहली चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिगर में क्या क्या देखिए, ये आपका सेरिब्रम है यानी आपका मेन पार्ट है। यहाँ पे सेरिबेलम है, ये बेलम वाला हिस्सा है, और ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा है जिसमें आपको पोन्स मिल जाएगा, मेडुला मिल जाएगा। लास्ट में देखो, यहाँ से कितनी चीज़ें फिगर से क्लियर कर सकते हो। यानी ये वाला जो पार्ट है,
ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। देखो इस स्ट्रक्चर को, ये जो पीला पीला ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम कुछ इसको बोलेंगे भी नहीं, है ना। वरना अगर देखा जाए ये क्या होता है, कार्पस कैलोसम वगैरह बहुत अलग चीज़ें हैं, जाएंगे नहीं, क्लास 11th की बातें हैं जो अपने काम का है। ये फोर ब्रेन हो गया। उसके बाद आते हैं, देखो ये आपका मेडुला हो गया, ये सॉरी पोन्स हो गया, ये मेडुला हो गया, ये आपका सेरिबेलम हो गया हाइंड। अब यहाँ से देखो ये अपना है स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है अपना स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है, अगर आप ध्यान से देखो, स्पाइनल कॉर्ड किससे, मेडुला के जस्ट बाद क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ऐसे भी कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, फिगर के हिसाब से आपसे बोला जा सकता है, ठीक। चलिए अब आते हैं कौन क्या क्या काम करता है। तो फंक्शन आपको 1 नंबर दिलाएगा कम से कम। देखिए सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होता है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो फोर ब्रेन ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। फोर ब्रेन पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। अगला फंक्शन क्या होता है, देखिए जितने भी मेजर फंक्शन है, याद रखिएगा जितने भी मेजर फंक्शन है, चाहे आपके सोचने का हो, चाहे आपके वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का हो, चाहे आपके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का हो, ये जो आपको पूरा कम्युनिकेशन का हो, है ना, ये सारे काम कौन करता है, ये सारे के सारा काम करता है आपका फोर ब्रेन करता है। कौन करता है, फोर ब्रेन करता है, ठीक। फोर ब्रेन में और भी पार्ट पाए जाते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, एपीथैलेमस है, डायंसेफ्लॉन वगैरह कई जगह दिए रहते हैं, लिम्बिक सिस्टम वगैरह होते हैं, एमिगडाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जो अपने काम का है वो काम हम लोग कर रहे हैं। फिर आते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या करता है, ये कनेक्ट द फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन को ब्रेन विद हाइंड यानी फोर ब्रेन को जोड़ता है। इस कनेक्ट द फोर, फ्रंट ब्रेन को और बैक वाले ब्रेन को आप कह सकते हो कि जोड़ने का काम करता है ना, मिड ब्रेन है ये। चलिए अब आते हैं कि इसमें क्या होता है, देखिए कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शन, जो इनवॉलंटरी एक्शंस होता है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे सर इनवॉलंटरी एक्शन तो पोन्स भी कंट्रोल करता है, डजन आराम से। और दूसरा क्या करता है, साइज़ ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का साइज़ चेंज कर रहा है या हेड और नेक के मूवमेंट में हेल्प करता है। और अच्छे से मैं आपसे कहूँ कि मिड ब्रेन और क्या काम करता है, तो देखिए ज़्यादा याद नहीं रखना है, जस्ट एक मिनट। तो आपसे कह सकता हूँ, देखिए जो भी विजुअल है, जो भी देखने का काम है, जो भी विजुअल का काम है, या जो भी ऑडिटरी रिफ्लेक्स है, ऑडिशन ना, आँख वाला हो गया या कान वाला, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ये काम कौन करता है। तो इतना ही आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा आपको मिड ब्रेन में याद नहीं रखना है, ठीक। आते हैं हाइंड ब्रेन में। तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, इसके फिर से याद रखिएगा। एक आता है सेरिबेलम, सेरिबेलम तो जो भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, मूवमेंट ऑफ द बॉडी है, मेंटेन, देखिए ध्यान से, कंट्रोल पोस्चर, पहले तो पोस्चर और बैलेंस इनको कंट्रोल करता है। और ये ध्यान से देखिए प्रेसीजन, दोनों में अंतर देखिएगा। यहाँ वॉलंटरी एक्शन देखो, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, जो सेरिब्रम है वो वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, वो कितने बेहतर तरीके से हो सकता है उसको कौन करता है, सेरिबेलम। जैसे कि आपको पेन वगैरह नचाना है, ये सारी चीज़ कितने बेहतर है, तो ये आपको ध्यान देना है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, पोस्चर और बैलेंस वाले पे। फिर आते हैं मेडुला। मेडुला जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको मेडुला। जैसे मैं आपसे यहाँ पे ओमिटिंग हो गया है ना, मैं एक और लिख देता हूँ, जैसे रेस्पिरेशन देखिएगा, ओमिटिंग लिख दिया, ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन है तो मैं लिख देता हूँ, जो गैस्ट्रिक यानी जो सिक्रीशन जूस वगैरह का होता है, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है। ये सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है, ये मेडुला कंट्रोल करता है। किस कौन, या कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स है, आपने नाम है ना ब्लड वाला पढ़ा होगा, तो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, इसको वैस्कुलर रिफ्लेक्स इसको बोलते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है, ये। अब आते हैं लास्ट में, आते हैं पोन्स के ऊपर। पोन्स क्या करता है, आल्सो कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन बट आर डिफरेंट टाइप, यानी ये ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। तो आप ये कह सकते हैं ये ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। तो एक वर्ड ये आ जाता है, ब्रीदिंग को क्या करता है, रेगुलेट, रेगुलेट। तो जितना फंक्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उतना ही पढ़ना है, ठीक, बस इतना। आता है स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है पूरा का पूरा, ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो ये बेगिन इन कंटिन्यूएशन विद मेडुला, मेडुला के साथ ही शुरू हो जाता है, जैसा कि अभी हमने जस्ट फिगर में आपको दिखाया था। ये देखिए मेडुला के जस्ट बाद ये शुरू हो जाता है, ठीक। चलिए आते हैं, इट इज़ इनक्लोज इन अ बोनी केस कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो आपको हड्डी पूरी दिख रही है इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, इसी के अंदर ये भरा होता है, अंदर होता है। इट इज़ सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसमें यहाँ पर भी क्या होती है, मेम्ब्रेन। इसमें टोटल 31 पेयर्स होती हैं ना, नर्व, इसमें 31 पेयर्स की बात हो रही है।
इट इज़ कनेक्टेड विद स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक। और बाकी मैं आपको बताया गया है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द ब्रेन। तो ये कुछ बातें आपको याद रखने वाली हैं। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे लिए, हाउ आर नर्वस आर्गन प्रोटेक्टेड। अभी आपने देखा कैसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई जो ब्रेन होता है वो एक क्रेनियम में है ना, एक बोनी बॉक्स में है, एक तो इसकी वजह से प्रोटेक्शन मिल गया उसको, और ये स्कल का पार्ट है, और इसमें सेपरेट मेम्ब्रेन होती है, 3 सेपरेट मेम्ब्रेन्स होती हैं इसकी वजह से। स्पेस में क्या भरा होता है, CSF स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है इसकी वजह से, और ये फ्लूइड जो होता है एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है, स्प्रिंग जैसा होता है तो शॉक वगैरह। स्पाइनल कार्ड कैसे प्रोटेक्ट होता है, ये भी स्पाइनल मेनिंजेस, इसके अंदर भी क्या होता है, देखो मेनिंजेस मेम्ब्रेन होती हैं, इसके अंदर भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना। और सबसे मेन बात क्या है, बैकबोन जिसे हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, तो वर्टिब्रल कॉलम उसके अंदर प्रोटेक्ट होता है। 33 इंडिविजुअल जो है बोन वर्टिब्री जिसे बोला जाता है, ठीक। चलिए इतनी बातें हो गई। अब एक पार्ट और आते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड टिश्यू क्या होता है। जैसे देखो कुछ नहीं होता है, बहुत ईजी है। स्टिमुलस आया यहाँ से, अगर ध्यान से देखो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है यहाँ, तो मैंने बोल दिया ये भाई स्टेप नंबर 1, ये क्या है, स्टेप नंबर 1। स्टिमुलस आया सेंस आर्गन के पास, अब सेंस आर्गन से कहाँ गया, सेंसरी ने लेकर गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अभी आपने देखा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया जाएगा, डिसीजन मेक किया जाएगा, रिस्पॉन्स को जनरेट किया जाएगा, और मोटर नर्व इसको मसल तक लेकर आएगी, तब इससे यहाँ जाके रिस्पॉन्स मसल पे आएगा, और मसल अपने आप को शॉर्ट कर लेगी यहाँ जो भी बातें काम करना है। तो इस तरीके से भी आपको चीज़ें पढ़ना है। लास्ट में आता है लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन या नर्वस सिस्टम। जैसे देखो दो टाइप के होते हैं पूरे, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है और एक क्या होता है, आप एक केमिकल इम्पल्स होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक की लिमिटेशन एनसीईआरटी ने दिया है, उसको हमने देखा है। जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है रीच ओनली टू दो सेल। अब खुद सोचो, जो नर्वस सिस्टम का कम्युनिकेशन है वो नर्व सेल की वजह से है, तो अगर नर्व सेल जहाँ तक पहुँचेगी वहीं तक ये जाएगा, तो वही है ओनली, ये सिर्फ वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक नर्वस टिश्यू पहुँचेगा। दूसरा, आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है जाता है ना, तो ये नेक्स्ट के लिए है ना, अगले इम्पल्स के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। सो सेल कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट, तो लगातार नहीं क्रिएट होता है, मैंने आपको डिस्कस किया था, लगातार क्रिएट नहीं होता है। और प्लांट के बाद कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वहीं तक पहुंच पाता है जहां तक जो है क्या नाम है, नर्वस टिश्यू जाएंगे, और इसको नेक्स्ट इम्पल्स को जनरेट करने में कुछ टाइम लगता है, यानी कि लगातार नहीं होता है, ठीक। तो इसके बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, 15 टॉप क्वेश्चन, तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन है, सारे चैप्टर्स डन हो जाएंगे, नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब आते हैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हार्मोन्स इन एनिमल, क्या पढ़ना है, बहुत PhD तो करनी नहीं है अपने को। तो एक चीज़ क्या होती है, ग्लैंड होती है, ग्लैंड से एक सेल का गुच्छा होता है ना, ग्लैंड्स, उनसे निकलती है क्या, कुछ चीज़ें निकलती हैं। तो दो टाइप के होते हैं ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन एक एंडोक्राइन, तो हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन। अब हार्मोन क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, देखो हार्मोन होता है केमिकल सब्सटेंस होता है, क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है हार्मोन, ठीक है ना। ये क्या करता है, विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है, ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ठीक। और ये डायरेक्टली क्या ब्लड में रिलीज़ किया जाता है, देखो आ गया एंडोक्राइन, दीज ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट हार्मोन इनटू द ब्लड, तो यानी ये डक्टलेस होती हैं, इनमें डक्ट नहीं होती है, इसीलिए इनको एंडोक्राइन बोला गया है, सीधा ब्लड में। अब सर कौन कौन से होते हैं, देखो पहला तो फिगर इंपॉर्टेंट है, कौन सी ग्लैंड कहाँ है, पीनियल, हाइपोथैलेमस, ये पूरे पहले तो फिगर वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कौन सी ग्लैंड क्या रिलीज़ करती है वो देखिए, फिर हम फंक्शंस पे चलते हैं। सबसे पहले आती है पिट्यूटरी, जो अंडर द ब्रेन, पिट्यूटरी कहाँ होती है, यहाँ ब्रेन के अंदर। तो मैंने बताया था ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस, मैंने वर्ड यूज़ किया था, तो हाइपोथैलेमस के पास प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी, इससे निकलता है ग्रोथ हार्मोन। अब खुद सोचो यार, ग्रोथ है तो इसका मतलब क्या है, हाइट को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, मसल ग्रोथ होगी, हड्डियाँ ग्रोथ होंगी, ज़्यादा हो गया तो बहुत बड़े बन जाओगे, छोटे हो गए तो बौने हो जाएंगी, है ना, कुछ कॉमन सेंस लगा सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे अगला आता है थायराइड, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे ध्यान से देखो, नेक के अंदर, ये थायराइड एंड पैराथाइड, तो थायराइड वाला जो हमारे काम का है, थायराइड जो क्या होता है नेक के अंदर, ये हार्मोन रिलीज़ करता है थायरॉक्सिन, जो क्या करता है जनरल मेटाबॉलिज्म में काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनको रेगुलेट करेगा। फिर आता है एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है, ये देखो, इसको स्टार लगा लेना कि भाई साहब ये किडनी के ऊपर होती है, 2 किडनी मतलब ये पेयर में होगी। आगे तो ये क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज़ करता है, वेरी इंपॉर्टेंट,
एड्रेनलिन, जो क्या करता है, इमरजेंसी, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाज नियर द स्टमक, पैनक्रियाज आपने वहाँ भी पढ़ा होगा, पैनक्रियाज से जो है, अब यहाँ पे पैनक्रियाज के बारे में आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, इसको स्टार क्या चीज़ पढ़ी होगी, पैनक्रियाज हार्मोन भी निकालता है, एंजाइम भी निकालता है। इसका मतलब ये ग्लैंड मिक्स है। ये मिक्स क्यों है, ये हार्मोन भी निकलता है और आपने लाइफ प्रोसेस वाले में डाइजेशन में पढ़ा था कि ये एंजाइम भी निकालते हैं। तो ये स्टार लगा लीजिएगा कि हाँ ये दोनों रिलीज़ करते हैं पैनक्रियाज। तो यहाँ पे देखो पेट के पास में पैनक्रियाज होता है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा हार्मोन निकालता है, इंसुलिन, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। टेस्टिस तो बोलना ही नहीं भाई साहब, टेस्टिस स्क्रोटम में होता है, टेस्टोस्टेरोन, ये स्पर्म प्रोडक्शन पहला, तो दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो बॉयज़ के अंदर कैरेक्टर आते हैं। ओवरी से जो है नियर यूटेरस जो एस्ट्रोजन निकलता है, एक तो एग प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल का। बात समझ में आ गई। चलिए आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इस पे TSH, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको हम VIP बात करता हूँ, TSH VIP, अभी तक पहला VIP आज का। TSH का नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहली बात तो यही आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, इसी से क्वेश्चन पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से निकलता है, थायराइड से नहीं निकलता भाई, ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है कि ये थायराइड से कहता है कि भाई साहब तो निकल जा, हार्मोन निकाल अपना, तो स्टिमुलेट करना, ठीक है ना। चलिए, तो ये पिट्यूटरी से निकलता है। एक्ट कहाँ करता है, थायराइड पे। अब थायराइड से क्या निकलेगा, थायरोक्सिन, और ये पार्ट आ गया भाई साहब ये कि हाँ थायराइड से थायरोक्सिन निकालने के लिए आयोडीन चाहिए। अब थायरोक्सिन क्या करेगा, रेगुलेट करेगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को, यानी ग्रोथ को बैलेंस करेगा। अब मान लीजिए थायरोक्सिन हो गया है कम, तो हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, ये वर्ड यूज़ कर रखिएगा। हाइपो का कहीं हाइपो, हाइपर नाम सुना होगा ना, हाइपोटॉनिक, हाइपरटॉनिक, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, हाइपो थायरॉयडिज्म, ठीक। इसमें क्या होता है, गोइटर, यानी नेक, गर्दन फूल जाती है। तो आप क्या, आपके पास सॉल्यूशन क्या है कि आप आयोडाइज साल्ट लीजिए, क्योंकि आयोडीन की कमी से हुआ है। दूसरा जो TSH होता है एबनॉर्मल, भाई TSH का लेवल एबनॉर्मल कब कब होगा, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, जो फीमेल की गिविंग बर्थ, जब ये बर्थ देती हैं बच्चा। दूसरा आफ्टर द मीनोपाज, मीनोपाज क्या होता है, अब आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो है इसमें रिप्रोडक्शन वाले में, मीनोपाज की जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है ना, तकरीबन 40 to 45 की एज पे। और जो प्रेग्नेंट वोमन होती हैं, इसमें TSH के लेवल को मॉनिटर करना चाहिए, क्यों, इंक्रीज़ द चांस ऑफ एबॉर्शन, वरना एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आपके पास है भाई, प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिए, ताकि फंक्शनिंग अच्छे से हो पाए, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भाई साहब ये देखिए कि आयोडाइज साल्ट क्यों लेना चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आयोडाइज साल्ट क्यों लेना चाहिए। तो अभी हमने कहा भाई आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का एसेंशियल पार्ट होता है, जिससे थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट ना, पूरा तो मैंने सिस्टमेटिक लिख दिया। सो वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज साल्ट, ठीक है ना, ताकि प्रॉपर वर्किंग करे, पूरी मैंने अच्छे से बता दी। अब आते हैं डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ क्या होती है, शुगर। खुद सोचो, डिसीज़ इन विद ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़, भाई जाहिर सी बात है, ब्लड के शुगर की लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसे बोल देंगे डायबिटीज़। कॉज क्या है, इंसुलिन हार्मोन की कमी, इंसुलिन हार्मोन की कमी। क्यों, इंसुलिन उसी को कंट्रोल करता था, इसलिए देखो जिनको शुगर होती है इंसुलिन की दवा लेते हैं या इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, ठीक। आगे ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। बात समझ में आ गई, ये पूरा। अब आते हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। फीडबैक देखो, द एक्सेस और डिफिशियंसी, मान लीजिए किसी हार्मफुल, बहुत कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया है या उसकी कमी हो गई है, तो हमारी बॉडी पे असर आने लगेगा। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है कि हार्मोन प्रिसाइज क्वांटिटी में, सही क्वांटिटी में, सही समय पे रिलीज़ हो। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, मान लीजिए ये लिखा हुआ है शुगर लेवल ब्लड में बढ़ गया है। अब शुगर लेवल बढ़ गया है तो डिटेक्ट बाई सेल ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के सेल को पता चलेगा, तो ये इंसुलिन का सिक्रीजन करेंगी और ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देगा और इंसुलिन क्या हो जाएगी, कम। तो ये इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, ये भी VIP नंबर 2, जस्ट एक मिनट। तो ये आया है आपका VIP नंबर 2, VIP नंबर 2। VIP नंबर 2 क्या कहता है, हाउ डज़ आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड। ये वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन दी हुई है कि जब एड्रेनलिन जो होता है, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, उससे निकलती क्या, तो हमने कहा देखिए इसे बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, ओके, जिसे कई बार बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। कब निकलता है ये, जब स्ट्रेस होता है, फियर होता है, एंगर होता है,
एक्साइटमेंट होता है, कोई डेंजर होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है भाई साहब? शेर ने दौड़ाया। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? कुत्ते ने दौड़ाया, शेर ने? चलो कुत्ते का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि भाई शेर दौड़ाएगा जंगल में सबको नहीं, लेकिन मैंने कहा डॉगेश भाई है ना, डॉग, आजकल बहुत मीम चलता है डॉगेश भाई, डॉग ने दौड़ाया। अब खुद सोचो, अगर डॉग ने आपको दौड़ाया तो क्या क्या कहानी होगी? तो हमने कहा देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी ये भी पूछा जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मसल को और ब्रेन को मिले। अगला सर, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ताकि जल्दी से सप्लाई हो। ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड किसको पहुँचे? मसल को पहुँचे। ज़रूरत तो उसी को, पैर को दौड़ना है आपको। प्यूपिल डायलेट हो जाएगा ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ब्लड जो है मोर ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम द लीवर से ज़्यादा ग्लूकोज निकलेगा ताकि फ़ौरन एनर्जी मिले आपको, और मसल मोर एक्टिव हो जाएंगी ताकि फ़ाइट और फ्लाइट के लिए रेडी हो जाओ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से 3-4 पॉइंट लिख दोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। अगला, वाई इज़ इट एडवाइज टू यूज़ आयोडाइज साल्ट? अभी हमने देख लिया है। कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा भाई देखिए, ऑल हार्मोन सिक्रेटेड इन आवर बॉडी आर रिक्वायर्ड इन द अप्रोप्रिएट अमाउंट। सही बात है कि जो भी हार्मोन निकल रहे हैं एक सीमित मात्रा में निकलने चाहिए। स्लाइटली ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो भी प्रॉब्लम होगी। जैसे मान ली डॉर्फिज्म, अब जैसे ग्रोथ हार्मोन हमने देखा था, ग्रोथ हार्मोन, अब ग्रोथ हार्मोन जो है वो मान लीजिए कम हो गया, देखो कम, तो डॉर्फिज्म बौने हो जाएंगे। अगर ज़्यादा हो गया तो जैसे बोल रहे हैं जैसे खली वगैरह है ना, ये देखो एबनॉर्मल कंडीशन। गोइटर अभी बोला कि आयोडीन की जो कमी हो जाएगी, तो आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से गोइटर हो सकता है ना। और इसका सिम्टम क्या होगा? स्वेलन नेक। और दूसरा डायबिटीज़ जो पढ़ना है, जब लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन कम हो गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कहानी पूरी होती है फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये पूरी कहानी है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। बताइएगा आप कैसा लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना।